बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में यकीनन इस वक्त तमाम जो नज़रें हैं वो मैच की जानिब हैं और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है इस पर यकीनन ये कुछ वजूहात हो सकती हैं। यकीनन अपने तजियाकारों से भी जानेंगे, उनके भी फीलिंग्स इस हवाले से जानेंगे। हम काफ़ी हाई होप्स करके बैठे हुए थे और क्या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है या नहीं, क्योंकि क्रिकेट को कहा जाता है गेम ऑफ चांस है, लेकिन अब गेम ऑफ कैलकुलेशन भी है। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का। जनाब आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तारिक मलिक साहब, डॉक्टर फारूक कादिर साहब, आगा इकरार हारून साहब। स्काइप के जरिए हमारा साथ दे रही हैं शनीला अम्मार साहिबा, मोहम्मद नौशाद अली साहब। लाहौर स्टूडियो से हमें सज्जाद अनवर साहब ने ज्वाइन किया है। पहला सवाल शनीला साहिबा आपसे होगा। सवाल क्या, आप जरा बताएं, आपने भी मैच देखा है। इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊं, नमूद मुस्लिम ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे स्पोर्ट्स के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। नमूद, मैच यकीनन आप देख रहे होंगे, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है? प्रेशर में आ गए थे, कोई स्ट्रेटजी इनके पास नहीं थी, या कोई बड़ा स्कोर जहन में था जिसको वो अचीव नहीं कर पाए और फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए? योर टेक जी। जी नमूद। जी जी जी, आपको आवाज आ रही है नमूद? जी जी मुझे आवाज आ रही है। जी, मुझे ये बताइएगा कि मैच आपने देखा, पाकिस्तानी बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस कैसी रही? पहले 4 खिलाड़ियों ने तो बहुत अच्छा खेला, बुनियाद अच्छी फराहम की, बाद में अचानक क्या हो गया? जनाब ये अगर आप थोड़ा स्टेडियम को थोड़ा सा देख लें और थोड़ा सा वहां का क्लाइमेट देख लें और सूरत हाल को देख लें तो बहुत सारी चीजें वाजे हो जाती हैं। जिसमें सबसे अहम चीज ये है कि अगर आप पहले 10 ओवर देखते हैं तो उसमें बार बार जो रोहित शर्मा है वो बॉलर से आके यही पूछते रहे हैं कि जनाब ये आपसे गेंद मूव क्यों नहीं हो रही, और यही एक बुनियादी वजह थी। अगर आप देखेंगे पहले जो 7 ओवर में अब्दुल्ला शफीक के आउट होने तक, अब्दुल्ला शफीक जैसे भी आउट हो सबके सामने है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का आउट होना बनता नहीं था वहां पर। लेकिन 12वें ओवर के बाद जो 13वां ओवर है वहां से पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो खराब होना शुरू हुई, क्योंकि बॉल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। अगर आप खुद देखें, कुलदीप ने जो अब मैच जिस वक्त ये ब्रेक आया है, इनिंग्स ब्रेक जिसे कहते हैं, उसमें आगे कुलदीप ने खुद कहा कि जनाब हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट थे कि हम मखसूस जगह के अलावा बॉल नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि उससे हमें डर था कि स्कोर बन जाएगा। और यही हुआ कि कुलदीप की बॉलिंग हो या सिराज की बॉलिंग हो या हार्दिक पांड्या की बॉलिंग हो या फिर जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग हो, इनकी बॉलिंग जो है वो उस मखसूस एरिया में ही रही, खासतौर पर जहां जो वो करवाना। तो नमूद, ये तो उनकी स्ट्रेटजी थी ना, हमारे पास भी तो कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी उस ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करने के हवाले से। आपने ग्राउंड की बात की, मेरा सवाल ये था कि 152 पे अगर हमारे 2 खिलाड़ी आउट हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बुनियाद ठीक थी हमारी, जैसे ही हमारे जो मेन बल्लेबाज है वो पवेलियन लौटते हैं, बाद में आने वाले वो रेत की दीवार साबित होते हैं। बिल्कुल ऐसे हुआ है। और इररिस्पॉन्सिबल, ये आप यकीनन इस बात को मानेंगे कि जो क्रिकेट को जानते हैं, इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स के लिए उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही आज मिडिल ऑर्डर का मसला था सबसे बड़ा, क्योंकि उन्होंने आज नहीं सर, हमेशा से हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला रहा है। नहीं हमेशा मसला नहीं रहा, उससे पहले भी देखिए आप खेलते रहे, खेलने वाले खेल जाते, लेकिन आज नहीं खेल पाए। आज अगर इसको थोड़ा सा अगर आप दोबारा देखिए कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो 30 रन बना गए हैं, लेकिन आज इमामुल हक ने एक अच्छी इनिंग्स खेलनी थी। इमामुल हक की बदनसीबी ये है कि वो पांड्या के हाथों जो कॉर्ट बिहाइंड हुए, जाहिर है कि एक अच्छी गेंद थी और एकदम गेंद को स्लो लेकर आना, खासतौर पर एक पहले तो होता ना कि आप पेस को देख रहे होते, बुमराह की जो दोनों विकेटें हैं उसने पेस को छोड़ा उसके अंदर और गेंद को स्लो किया, ये टेक्निक थी उसकी। बिल्कुल मानता हूं। और इसके अंदर जो दूसरी चीज अगर आप ये देखें कि गेंद को मूव करवाना, गेंद को अपनी तरह से इस्तेमाल करना, ये बॉलर्स ने किया। अब अभी भी उम्मीद यही की जा रही है। मैं जो समझता हूं कि अगर हम देख रहे हैं क्रिकेट में, तो हमारे यहाँ भी अगर ये गेंद को वैसे ही इस्तेमाल कर पाते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से आप समझते हैं कि जी वो जो रिस्ट्रिक्शंस उनके पास थी, जो जहां पे वो बाउंस से बॉल करवाने थे, अगर हमारे बॉलर ये करवा दूं कि हारिस रऊफ के पास तो ये टेक्निक है कि वो एक मखसूस जगह पे मखसूस अंदाज से खिला सकता है, क्योंकि हमारे तकरीबन तमाम बॉलर, चाहे आप नवाज को ले ले, चाहे आप हसन अली को ले ले, या शाहिन शाह अफरीदी को ले ले, और इवन के हारिस रऊफ को ले ले, इनमें ये अभी तक वर्ल्ड कप में या पिछले अगर 2 मैचेस को देखें तो सबसे कम इकोनॉमी वाले बॉलर्स यही हैं। अब मसला ये था कि जो वहां का जो फैक्टर है,
अब जाए दिन में उनको फायदा हासिल हुआ, वहां पर अब व्यू फैक्टर आ गया, क्योंकि दरिया के बिल्कुल साथ ये जो स्टेडियम है अहमदाबाद वाला, ये उसके बिल्कुल साथ है। व्यू फैक्टर यहाँ पे बढ़ेगा, जितना मर्जी आप कोशिश कर ले, गेंद को बार बार अब शाम हो गई, आप गेंद को बार बार आपने साफ करना है, आपकी आउटफील्ड जो है वहां पे फिसलने का डर है, गेंद की मूवमेंट उस तरह नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी देखे ना, सऊद को मौका मिला और सऊद ने उससे फायदा नहीं उठाया। इसी तरीके से रिजवान को भी मौका मिला, चले रिजवान ने स्कोर तो अच्छा किया, 49 किया, लेकिन रिजवान के मद्दे मुकाबिल जो भी खिलाड़ी आता कि उसके साथ देने के लिए उस तरह परफॉर्म ना कर पाता वो। सर मसला सिर्फ और सिर्फ मैं ये समझता हूं कि इमामुल हक से शुरू हुआ था, कि इमामुल हक जिस तरीके से गेम को लेकर चल रहे थे, जो प्लान मुझे जो समझ आया पाकिस्तान का, वो तो यही था कि इमामुल हक आज परफॉर्म करेंगे। और एक बहुत बड़ी इनिंग्स जो थी वेट कर रही थी इस चीज की, कि एक अरसा हो गया है कि इमामुल हक उतना परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह का उनका स्टाइल है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है और उनका जो स्टाइल है वो लेजेंड प्लेयर्स की तरह का स्टाइल है, और आज उन्होंने वो करके दिखाया। लेकिन बात मैं वही कहूंगा कि पांड्या ने जो खासतौर पर उनको डॉज किया, और उसमें इमामुल हक का उस डॉज पे आ जाना और उसके बाद कॉर्ड भी आइन होना, यकीनी तौर पर एक बैड लक मैं इसको कहूंगा। लेकिन आज उनकी जो अगर आप देखें तो 38 गेंदों पे 36 स्कोर किए उन्होंने, और इमामुल हक का ये जो अंदाज ऐसा तो नमूद ये भी बताएगा कि बाबर ने ये बात कही थी कि हम अपनी नेशनल गेम खेलेंगे, हमने पहले भी अपसेट्स किए हैं, T20 में भी हमने हिस्ट्री को चेंज किया है, इसी तरीके से हम बाकी भी करेंगे। ODI के अंदर जो 7-0 का यानी इंडिया का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है हमारे ऊपर, उसको भी हम तोड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज आपको टीम प्रेशर में नजर आई ना? जी, टीम में जो प्रेशर जितना बर्दाश्त किया है वो आप ही महसूस कर सकते हैं, हम भी यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। अगर आप दोबारा थोड़ा सा मैच को अगर आप देख ले किसी भी चैनल पे जाकर, तो आपको पता चलेगा कि स्टेडियम की सूरत हाल क्या है। जहाँ पे 12 प्लेयर्स स्टेडियम में मौजूद है, 5 टोटल पाकिस्तानी वहां पर मैच देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट पे एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जो कि क्रिकेट के हवाले से बड़ी मशहूर है, उसके समेत बहुत सारी दूसरे इदारों ने ये लिखा है कि जो स्टेडियम है उसको इन्होंने ड्रेसअप किया है। अगर आप स्टेडियम पे निकाल उड़ाएं तो वो नीले रंग के अलावा आपको स्टेडियम में कुछ और नजर नहीं आता। आप एक ऐसी जगह पे मैच खेल रहे हैं जो कि उस वक्त जो इस वक्त गवर्नमेंट है जिसके अगला इलेक्शन लड़ना है, वो तो इलेक्शन कंपेयर कर रही है। वहां पर उन्होंने ओपनिंग मैच यहाँ पे करवाया है, उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाया है, उसके बाद फाइनल भी इसी इधर ही अहमदाबाद में करवाना है, उनका कह रही है। अब आप एक ऐसी सूरत हाल से गुजरात की सूरत हाल, गुजरात के फसादात, गुजरात से होने वाले वाकयात को सामने रख के आप जरा इस टीम को देखें कि किस जगह पे आके वो टीम खेल रही है। लेकिन नमूद ये बातें सारी ठीक है, किरण हमारे पैनलिस्ट भी इस हवाले से अपना जो है वो सारे ख्याल इसके ऊपर करते रहते हैं और अभी भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी टीम की अपनी बैटिंग लाइन के अंदर फॉल्ट लाइंस हैं उसको तो हम माइनस नहीं कर सकते ना? तो बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते। देखिए, खेलने के लिए गए हैं वहां पर, खेल में ऊंच नीच होती है, कभी स्कोर ज्यादा बनता है कभी कम बनता है, लेकिन आप टीम को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या सर शादाब जिस तरह आउट हुए, मोहम्मद नवाज जिस तरह आउट हुए, हसन अली नहीं चले, ठीक है 12-14 रन उन्होंने स्कोर किए, हारिस टेल एंड हमारी तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई ना। यासिर भाई, आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देखे ना, सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम तो गई। सर हम इंडिया की बात कर रहे हैं सर, अभी इंडिया के साथ आज राइवल है, दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला होता है सर, वो भी 200 रन नहीं कर सके थी टीम के मुखालिफ में। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान को ये देखते ठीक है। नमूद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एनालिसिस आ गया जी। जी आपको शामिल करते हैं। श्रीला साहिबा ये फरमाइएगा, मैच आपने भी देखा, कहां कहां आपको कमी नजर आई? देखिए यासिर, एक तो मैं क्रिकेटर नहीं कि मैं टेक्निकलिटीज पे बात करूंगी, मेरी बात सुने, मैं बात करूंगी एक आम पाकिस्तानी के, एक आम शायकीन के। 155 के ऊपर आपके 2 खिलाड़ी आउट हुए। जितनी देर में आप चाय बनाने जाते हैं, आप वापस आते हैं, पूरी टीम आउट हो चुकी होती है। ये हुआ है उसके साथ, क्रिकेट के साथ। तो मैं चाय महंगी पड़ गई आपको? चाय महंगी बहुत पड़ गई। मैं मैच देखने बैठी क्योंकि कहा गया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है, जो ये बात अभी कर रहे थे आपके रिपोर्टर, सही कह रहे थे कि वहां पे होस्टाइल क्राउड था सारा, वहां पे सब नीला रंग आपको नजर आ रहा था। और मैं तो बैठ गई, जैसे फारूक आदिल साहब ने कहा था पिछली दफा कि जब प्रेशर होता है तो बंदा ज्यादा अच्छा खेलता है, तो हम तो इसी उम्मीद पे बैठ गए कि प्रेशर है, टीम ज्यादा अच्छा खेलेगी। लेकिन अगर उसने प्रेशर ले लिया तो फिर टीम क्या हुई?
ये तो नहीं बात हुई। अब वो कह रहे हैं कि जी वो अहमदाबाद में फाइनल भी होना, तो इसका मतलब ये कि आप तो कोशिश करेंगे कि आप फाइनल में पहुंचे ही ना, और अगर फाइनल में पहुंचेंगे तो फिर आप प्रेशर ले लेंगे ताकि और हार जाएंगे, और हम कहेंगे कि नहीं नरेंद्र मोदी वहां पे बैठे स्टेडियम में खेलना गया, वहां पे लोग थे तो इसकी वजह से जो थी हमारी टीम प्रेशर में आ गई। ये कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। दूसरी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करें, श्रीलंका के साथ कंपेयर करें, नहीं, हमने अपना मैच देखना है, हमने अपना खेल देखना है। 191 के ऊपर आपकी टीम आउट हुई है। इंडिया इस वक्त, जिस वक्त हमारा प्रोग्राम स्टार्ट और पिच में वैसे एक बात बताऊं, पिच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिच भी अच्छी पिच थी, बाउंस नहीं हो रही थी, फ्लैट पिच थी, उसके ऊपर रन्स बन रहे थे, ठीक बन रहे थे आपके स्टार्ट के अंदर। और अभी इंडिया खेल रहा है, चौके भी मार रहा है, छक्के भी मार रहा है। आप ये देखिए रन्स रेट उनका तो एक साइकोलॉजिकली वो एट रिलीफ है कि उनको पता है कि एक तो उनका होम ग्राउंड है, दूसरा उनका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर 7 इक्वल 0 है। इस प्रेशर को ही तो तोड़ना था, इस प्रेशर को तोड़ के ही तो हमें खेलना था ना। मैं जिस वक्त वक्फा आया, पाकिस्तान की टीम आउट हुई है, मैं वसीम अकरम को सुन रही हूँ, मोइन खान को सुन रही हूँ, मिसबाह को सुन रही हूँ, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर, वो कह रहे थे पाकिस्तानी टीम की अपनी गलतियां हैं। उन्होंने खुद सही जो शॉट्स, मैं वही कह रही हूँ कि मुझे टेक्निकलिटीज का नहीं पता, उन्होंने बताया कि जी ये सही नहीं खेले, इसकी शॉट गलत थी, ये इस तरह आउट हुआ, ये इस तरह आउट हुआ। आप चले बॉलिंग करवा लें, अभी तक तो मुझे बॉलिंग में भी कुछ नजर है। शाहीन अफरीदी ने 1 विकेट ली थी, 45 था जब इस वक्त हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता कितने आउट हुए, कितने रन बने हुए हैं, पता नहीं, जब तक मैं प्रोग्राम खत्म करके 50 ओवर्स है मैम, 50 ओवर्स है, 191 है, इंडिया खेल रहा है, इंडिया का होम ग्राउंड है, तो हमें आइडिया है कि ये जरूरी नहीं कि वो 50 ओवर्स में कंप्लीट करें। हम भी 35 में आउट से, वो क्या पता 30 में बना के बैठा, जब तक हम प्रोग्राम खत्म करके जाए इंडिया जीता हुआ हो। ठीक है जी। डॉक्टर फारूक साहब आप हंस रहे हैं, सर बताइए क्यों हंस रहे हैं? मुझे एक शायर याद आ रहे हैं, उनके मजमूए का नाम है दुश्मनों के दरमियान शाम जी। तो ये शाम हमें दुश्मनों के दरमियान लगती है। अच्छा। हमारे एक बुजुर्ग थे सलाउद्दीन भट्ट साहब, और वो कहते थे कि खेल के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जी। नंबर 1 फिटनेस और नंबर 2 मेंटल फिटनेस। अब हम सारे ये बात कर रहे हैं कि हम प्रेशर में हैं। मैंने ये बात बिल्कुल कही, मैं दाद देता हूँ शरीला की याददाश्त की कि हम प्रेशर में कोई भी हो, चैलेंज में जी, चैलेंज में आप बाज़-औक़ात आपकी कारकर्दगी अच्छी हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम है, हम गुज़श्ता कई दिहाइयों से प्रेशर में हैं। ये नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट में प्रेशर में है। अब आप ज़रा देखिए, और बुरा ना मनाइएगा जो मैं आपको मिसाल देने जा रहा हूँ, आप पाकिस्तानी ड्रामा देख लें, पाकिस्तानी फिल्म देख लें, यहाँ तक कि कोई आम बच्चा और नौजवान खातून देख लें, जब कसम खाते हैं तो वो यहाँ यूं करते हैं। ये भाई ये इंडियन कल्चर है, ये आपका कल्चर नहीं है, ये आपने इसको अडॉप्ट किया रफ्ता रफ्ता। एक फिल्म साज है पाकिस्तान का, वो एक इंटरव्यू दे रहा था एक पाकिस्तानी चैनल पर, उसने कहा मुझे अपने फला फला अदाकार पर गर्व है ना। ये एक और बहुत बड़ा मुतासिर होते हैं, एक और बहुत बड़ा गुलकार है, हम उसको स्टार गुलकार कहते हैं। वो कहता है मैं मंच पे गया, ठीक है, तो दरअसल जब आप तहजीबी जी बर्तरी किसी की तस्लीम करते हैं, नहीं अभी एक पॉइंट और भी है, जब आप क्रिकेट से हम जरा आगे निकल गए हैं ना सर, नहीं ये क्रिकेट ही की बात हो रही है। जब हम तहजीबी बर्तरी तस्लीम करते हैं और आप अपनी तहजीब को पसे पुश डाल देते हैं, तो फिर आप उस पर चले जाते हैं नफ्सियाती दबाव में। अच्छा, तो एक प्रॉब्लम नहीं, अभी पॉइंट नहीं आया, अभी एक पॉइंट और आना है। दूसरा पॉइंट ये है जो दुश्मनों के दरमियान शाम है। मुझे याद है कि अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इन दोनों ममालिक की टीमें टेस्ट क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की वजह से दाखिल हुई। लेकिन इन दोनों का, यहाँ तक कि बांग्लादेश की वजीर आज़म का, जहाँ एक टूर्नामेंट हम जीत रहे थे, बांग्लादेश की वजीर आज़म टूर्नामेंट से उठ के चली गई कि कहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी को मेडल ना देना पड़े। तो इस वक्त अहमदाबाद में आपको ये सूरत हाल नजर आती है। खेल को दोस्ती का, मुफाहिमत का और तरक्की का जरिया बनना चाहिए, भारत ने ये नहीं किया।
जी नौशाद साहब जरा बताइएगा, हमने किरण क्रिटिकल हम किरण बहुत हुए हैं, जाहिर बात है हमारी टीम उस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। जो पार्टनरशिप थी रिजवान की और बाबर की, इसने कितनी होप्स हाई कर ली थी कि हम कोई अच्छा टोटल करेंगे, यानी अगर हम 250 पौने 300 टोटल कर जाते तो डू यू थिंक कि अच्छा टोटल होता? देखिए अभी तक की जो आरा सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये जो पिच थी, ये बैटिंग पिच थी, कोई बहुत ज्यादा इस पिच में बॉलर्स के लिए कोई मदद नहीं थी। लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि देखिए मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करना और टेल एंडर का परफॉर्म ना करना, बिल्कुल भी ना कर सकना, ये शायद इंडिकेशन है इस बात की कि टीम बहुत शदीद प्रेशर में है। वो प्रेशर क्यों है वो आपके सामने है, आपके रिपोर्टर भी उसको बता रहे हैं कि वहां पे चेयरमैन पीसीबी भी वहां पे गए हैं, वो भी गए तो उन्होंने भी हौसला बढ़ाया था। बढ़ाया होगा, लेकिन जो नफसियाती दबाव इस वक्त वहां स्टेडियम के अंदर ग्राउंड में मौजूद है ना, कि अगर आपको सिर्फ देखें, जो स्पोर्ट्समैन होता है ना उसको अप्रिसिएशन चाहिए होती है, तमाशाई जो है ना पॉजिटिव होना, मैच्योर होना बहुत जरूरी होता है गेम की बेहतरी के लिए, उसके अंदर ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए और उसके अंदर अच्छी कारकर्दगी के लिए। जो इस वक्त वहां सिचुएशन, अगर 5 पाकिस्तानी होंगे तो अल्टीमेटली वो तो कहीं शायद नजर भी नहीं आ रहे होंगे। तो ये जो प्रेशर है, मुझे ये लगता है, ये मेरी जाती राय है, मैं कोई यकीनन मैं भी टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं क्रिकेट का, कोई नहीं है सर, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल है ना क्रिकेट, सब बहुत बात कर सकते हैं। आप अग्री करता हूं मैं, मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से हमारी बैटिंग लाइन कोलैप्स की है ना, उसकी एक वजह सिर्फ और सिर्फ नफसियाती दबाव ही है। अगर ये नफसियाती दबाव ना होता तो शायद इतनी मुश्किल हालात ना होते। बाकी रही बात कि रिजवान की और बाबर आजम की जो पार्टनरशिप थी, मुझे ये लगता है कि वो उन्होंने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग स्कोर नहीं कर लिया था या बहुत बड़ी वो सर ओडीआई में 82 का अच्छा स्कोर माना जाता है पार्टनरशिप के हवाले से। लेकिन वो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पहलू है, वो ये है कि हम रन चेज नहीं कर रहे थे, हम टारगेट दे रहे थे। और जब आप टारगेट दे रहे होते हैं तो थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए था हमें, ठीक, ताकि अच्छा दे सकते। ठीक पॉइंट आ गया सर आपका। आगा साहब, किरण आप भी इस हवाले से बात करना चाह रहे होंगे, आपको वन साइडेड क्राउड लगा जी, ये बुनियादी फैक्टर्स में एक फैक्टर है हमारी टीम का अच्छा परफॉर्म ना कर पाना? देखिए बात ये कहते हैं कि जो क्राउड प्रेशर होता है वो आपने जैसे ग्लैडिएटर का आपने शुरू में ही आपने एग्जांपल दी थी, तो वो सारा का सारा गेम जो होती थी ना वो क्राउड प्रेशर पे होती थी। क्राउड प्रेशर बहुत बड़ी एक फैक्टर है, आप उससे निकाल नहीं सकते हैं। ये हमारी टीम को पता नहीं था कि ये क्राउड प्रेशर होगा। मैं यही कहने लगा हूँ, बात यह है कि जब आपने आईसीसी के साथ एक्सेप्ट कर लिया था कि आपने मोदी स्टेडियम के अंदर अपना इस जगह पे खेलना है, तो फिर आपको पता था कि आप पे प्रेशर कितना होगा। मुझे एक वाकया याद आ गया, मेरे आप ही बता सकते हैं क्योंकि मुझे सन याद नहीं है। लाहौर में कोई सेमीफाइनल था इंडिया का और श्रीलंका का कजाफी स्टेडियम में, तो क्राउड इतना चार्ज था श्रीलंका के लिए कि इंडिया ने भी जाके यही कहा था कि हमें लगता था कि हम लाहौर में नहीं श्रीलंका में ही खेल रहे हैं। ये हमारी एक हिस्ट्री है, हमें माननी चाहिए। ये बेनज़ीर के दौर में तो नहीं था? जी शायद, मुझे मैं बता रहा हूँ, मुझे अब सब याद नहीं, मैं रिपोर्टर था। श्रीलंका फाइनल जीता, श्रीलंका जीत गया था और हमने जश्न मनाया था। लाहौर में कई मिनट तक फायरिंग हुई थी, ठीक है, और मिठाइयां बांटी गई थी। तो ये बातें देखिए, वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट, ये फैक्टर है, ये फैक्टर्स हैं। जहां तक एक और बात है कि टीम जब हार जाती है तो मैं ये कहूंगा कि जो आप कह सकते हैं जो डिफीट है, डिफीट इज एन ऑर्फन। जब कोई जीत जाता है तो सारे कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, जब कोई हार जाता है तो पुट आवरसेल्फ इन देयर शूज। उस स्टेडियम में इतना प्रेशर है। और अच्छा, मैंने आपको ये कहा था कि कोई ऐसा वाकया नहीं होगा क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट है। यही वाकया होना था कि इतना प्रेशर में रखा जाए, इतना प्रेशर में रखा जाए कि बल्लेबाज खेल ही ना सके। फिजिकली हार्म उनका मकसद था, साइकोलॉजिकल हार्म था, वो उन्होंने कर दिया। दे आर सक्सेसफुल इन दैट। अब फाइनल भी वहां पे है तो फिर क्या करेंगे? फाइनल में हम जाएंगे, उम्मीद तो यही करते हैं कि हम जाएं। फाइनल में भी ना, फिर फाइनल में आप नहीं जाएंगे इसी डर से? तंजीला देखिए, फाइनल तो हम नहीं है, तंजीला फाइनल तो आप फैसला नहीं कर सकते, सॉरी आप फैसला नहीं कर सकते थे शनीला कि कौन फाइनल में जाएगा। लेकिन ये मैच जो कि फिक्स था, जो कि सिस्टम के ऊपर था, हम इसमें कंटेस्ट कर सकते थे। पीसीबी को यहां मैच नहीं खेलना चाहिए था। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहिर नहीं मलिक साहब, ये बताएं सर, मसाइल तो हमने किरण गिनवाए हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे, इंटरनल फैक्टर के अंदर भी किरण अब हमारे पास, वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं कि अभी भी डुले बेरंदा कुछ नहीं बिगड़िया। तो अभी भी आप हमारे पास गेम हमारे हाथ में है। अब हमें
किस हद तक अपनी टीम को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आज हमने देख लिया कि जब भी प्रेशर पड़ता है हमारा मिडिल ऑर्डर और हमारा टेल एंड परफॉर्म नहीं कर पाता। कितना ज़रूरी है कि अभी हमारे पास टाइम है, इसके अंदर हम अपने आप को रिकूप कर सकें। पाकिस्तानी बैट्समैन वो एक ऐसा खातिर ख्वाह टोटल नहीं दे सके जिस पे हमारी जो बॉलिंग लाइन है उस मैच को विनिंग पोजीशन में आ जाए। पाकिस्तान की अगर क्रिकेट का जायज़ा लें तो हमारी बॉलिंग जो है वो हमेशा से ताकतवर रही है और बैटिंग कमज़ोर रही, और ये एक वर्ल्ड कप की कहानी नहीं है, पिछले 2-3 दिन। तो मेरा सवाल ये है कि हमने क्या किया इसको मजबूत, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को मजबूत बनाया है? हमने ओपनिंग प्लेयर से लेके मिडिल प्लेयर तक, जो नजम सेठी साहब ने एक अच्छा काम किया, सुपर लीग का यहाँ इनेकाद कराया। हमने तो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में स्पोर्ट्स बुनियादों पे सीटें ख़त्म कर दी, और हमने जो इदारे होते थे जिनकी क्रिकेट टीमें होती थी, ज़राई तरक्याती बैंक से लेके KRL से लेके स्टील मिल, PIA, वापडा रेलवे, वो भी ख़त्म कर दी। तो एक स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। एक गेम है क्रिकेट जिसे अरबों लोग देखते हैं, उसमें भी हम स्पोर्ट्स कल्चर डोमेस्टिक क्रिकेट का इस्तेमाल नहीं कर सके। हॉकी और दूसरी चीज़ों को तो छोड़ें। अब मैं इससे डिसएग्री करता हूँ कि जी क्राउड प्रेशर है, वो खिलाड़ी कोई एलिस इन वंडरलैंड है कि पहली दफ़ा क्राउड के सामने खेल रहे हैं। ये तो लीडर या जो क्रिकेटर होता है उसको इस चीज़ की आदत होती है। अख्तर रसूल साहब हॉकी के वो थे यहाँ प्लेयर और कप्तान थे। इंदिरा गांधी मैच देखने आई, 5 से ज़्यादा हॉकी टीम ने गोल किए और उन्होंने वो मैच जीता। इसी तरह हॉकी में बहुत सारे मैच जीते और क्रिकेट में बहुत सारे मैच जीते। जो जिस दिन अच्छा खेलता है जीत जाता है। अगर ये दलील मान ली जाए तो कोई फुटबॉल टीम और ओलंपिक्स का कोई खिलाड़ी जो है वो और क्रिकेट का कोई खिलाड़ी दूसरे मुल्क में मैच ही न जीत सके। वो जी ये प्रेशर था, ये ऐसे ही है, बच्चा फेल हो जाए, वो जी माँ बाप लड़ते थे, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता था, लोड शेडिंग होती। तो हमें खुल के बात करनी चाहिए। एक उस्ताद ने तालिब इल्म की एग्जांपल दी। सियासी बुनियादों पे हम क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बंदे अपॉइंट करते हैं, ठीक है जी, चले, और वो वहाँ आगे चले गए। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोफेशनली क्रिकेट, हम साइंटिफिक क्रिकेट क्यों नहीं उसका एक बना सकते। यहाँ पाकिस्तान में क्या टैलेंट की कमी है? क्या इस छोटे छोटे शहरों में आप जाएं, वहाँ दुनिया का बेहतरीन टैलेंट आपको बॉलिंग में, बैटिंग में नजर ने साबित किया जी, साबित किया। तो ये हमें ये लम्हा ये भी है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें कि कहाँ खामी है और किस तरह हम स्पोर्ट्स कल्चर पाकिस्तान के नौजवानों के लिए जरूरी, न सिर्फ क्रिकेट बल्कि ओलंपिक्स की जितनी भी खेलें और हॉकी और स्क्वाश में जिस तरह पाकिस्तान का नाम था, उनमें हम पीछे क्यों गए? ठीक हो गया। सजाद साहब, एज अ व्यूवर आप क्या देखते हैं जब यकीनन हमने उस ऐसे ग्राउंड में जाके खेलना है, ऐसे मुल्क में खेलना है जहाँ पे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है हमारे लिए, हमारे खिलाड़ियों को मेंटली कितना स्ट्रांग होने की ज़रूरत है? यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई, डॉक्टर फारूक ने कहा कि आप फिटनेस तब होती है जब आप मेंटली फिट हों। तो कितना जरूरी है कि गेम अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ मेंटली भी हमें कंट्रोल हो कि क्राउड जैसा भी हो हमने परफॉर्म करना है। यासर देखें, 152 हमारी टीम ने बनाया और बड़े स्टेबल अंदाज में खेली हमारी टीम। इब्तदाई यानी कि मिडिल ऑर्डर तक जब तक नहीं पहुंची थी, 152 रन बहुत अच्छे थे और अगर उसी पेस से जाते तो हम 300 के करीब पहुंचना था। तब तक कोई स्ट्रेस नहीं लिया किसी ने, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुई, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं हुआ। लेकिन 35 रन्स के अंदर आपकी पूरी टीम जो है वो ढेर हो गई। वो कौन सा स्ट्रेस आसमान से उतरा था जिसके नतीजे में वो ढेर हो गई? हमें चीजों को साइंटिफिकली एनालिसिस करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, इस डिस्कशन का ये जो आप कह रहे हैं ना मेंटली सेट होना या अपसेट होना, एक मैक्स बाबरी साहब हैं जो कि पहले भी हायर किए गए थे, इंटरनेशनली नोन साइकोलॉजिस्ट हैं। इस दफा वो पीसीबी वालों ने फिर उनको हायर किया, वो इंडिया अपनी टीम के साथ गए, उन्होंने उनकी कोचिंग भी की, उन्होंने उनको जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में कैसे खेलना है, उन्होंने कई सेशन किए हमारे इन खिलाड़ियों के साथ। ये खिलाड़ी अब खेल नहीं सकते, अगर ये एक खिलाड़ी रन्स नहीं बना सकता तो वो उस मैक्स बाबरी ने जाके नहीं उसको बताना कि भाई आपने कैसे खेलना है। मुझे ये बताएं,
कि आपके पाकिस्तान में PSL भी होता है और भी कुछ मतलब मुख्तलिफ जो आपकी ये क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, कप्स होते हैं, जो क्लब हैं, मुझे ये बताइए कि कभी नेशनल लेवल पे टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट बनती है? जैसे ICC अपने वो लोगों को बताते हैं पाकिस्तान के 10 बड़े बल्लेबाज कौन है, 10 बड़े बॉलर्स कौन है, 10 बड़े फास्ट बॉलर्स कौन है, 10 बड़े स्पिनर्स कौन है, 5 बड़े अच्छा विकेट कीपर कौन से हैं? कभी भी नहीं बनता। अनफॉर्चुनेट बेसिकली शनीला साहबा, इसको मैं वादे करता हूं कि बेसिकली हम बुनियादी तौर पे अभी तक अपनी क्रिकेट को भी उसी तरह चला रहे हैं जैसे इस मुल्क को चला रहे हैं, जैसे अपनी पार्लियामेंट को चला रहे हैं, जैसे अपने घर को चला पॉइंट आ गया। जब तक हम इन साइंटिफिक बुनियादों पे अपनी टीम को नहीं, हम इस तरह के तजरिए करते रहेंगे, वो अहमदाबाद था वहां पे वो प्रॉब्लम हो गया, वहां पे ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है किरण, अगर हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती, अच्छा टोटल करती, उसे सही तरह से चेस भी करवाती, अच्छे बॉलिंग करती, तो आज कैथारसिस की जगह ये एनालिसिस होता है और बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस होता है। यहाँ पे जो भी पेश किया गया वो यकीनन हमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, टीम को आगे मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी काफ़ी मैचेस बाकी हैं। यहाँ पे लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे, दूसरा मौजूद शामिल करेंगे, साथ रहेंगे। वेलकम बैक जी। हम दूसरे मौजू में बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के हवाले से, जिन्होंने बात करते हुए कहा कि तमाम जितनी भी सियासी जमातें जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें हक हासिल है कि वो जो आइंदा इंतखाबात हैं उसमें हिस्सा लेंगी। और इस हवाले से निगरान हुकूमत ने मज़ीद वाज़ेह किया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और मुरवजा इंतखाबी क़वानीन के तहत तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का मसावी हक हासिल है। निगरान वज़ीर आज़म के एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए इंटरव्यू में रिमार्क्स को गलत रिपोर्ट किया गया। वज़ारत इत्तलात ने एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए इंटरव्यू के असल मतन का हवाला दिया, जिससे जाहिर होता है कि निगरान वज़ीर आज़म वाज़े तौर पर यह तजवीज़ कर रहे थे कि इंतखाबात में हिस्सा लेना एक हक है, लेकिन जुराइम पर सजा कानूनी तौर पर जायज़ है। वज़ारत इत्तलात ने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि इंटरव्यू के एक हिस्से को तोड़ मरोड़ कर यह तासुर दिया गया कि किसी मखसूस शख्स को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। निगरान हुकूमत इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है, इंतखाबात करवाने हैं, इंतखाबात की तारीख का तयन करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो भी वसाइल निगरान हुकूमत से दरकार होंगे, बार बार निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर इत्तलात ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर यह बात कही कि हम तैयार हैं, जब भी हमें इलेक्शन कमीशन आवाज देगा हम उसके साथ भरपूर
ताउन और भरपूर साथ देंगे और किसी पार्टी को उन्होंने ये नहीं कहा कि फला पार्टी इसमें हिस्सा नहीं ले सकती या ले सकती है। इस पर बात करेंगे अपने शरीफ साहब, आपसे सवाल होगा, पीटीआई समेत तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा माजरत के साथ कि लेने के लिए आजाद हैं। निगरां हुकूमत का यह बयान शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए कितना अहम है? यासिर, ये बयान तो उन्होंने जो दिया बिल्कुल ठीक दिया है। जिस काम के लिए वो आए हैं, जो काम उन्होंने करवाना है वो यही है कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन कुछ चीजें देखें समझने की भी है, ये कि अगर पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, उनको अदालत ने सजा दी हुई है, तो जो निगरान वजीर आजम ने ये बात कही थी कि मैं कोई मुगल बादशाह तो नहीं कि मैं ऑर्डर कर दूं कि उनको जेल से निकाला जाए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि जिनको सजा हुई है तो उनकी सजाएं खत्म करके उनको बाहर लाया जाए, उनको इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए, उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो खत्म कर दिए जाए। पाकिस्तान का आइन कहीं पे भी ये इजाजत नहीं देता। और अगर आपके जराइम भी क्रिमिनल जराइम्स हो तो आप कैसे उनको माफ कर सकते हैं? फिर तो और भी बहुत से जेलों के अंदर मौजूद मुजरिम कहेंगे कि जी हमारे भी जुर्म माफ करें, हमने भी जाके इलेक्शन लड़ना। ऐसा नहीं हो सकता। ये केसेस पहले से चल रहे थे, इन केसेस के ऊपर पूरा ट्रायल हुआ है और पीटीआई के जो लोग वकील थे वो खुद ही केसेस से भाग रहे थे, उसको लड़ना ही नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि इसके अंदर उनके चेयरमैन ने जो है वो गड़बड़ की हुई, उनको सजा होगी। एक केस में उनको हो चुकी है, साइफर का उनका केस चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड्स वाला उनका केस चल रहा है। अब उसके अंदर उनको सजा हो गई, वो जेल के अंदर है, उनकी पार्टी बाहर है, उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का हक है। ना तो उनकी पार्टी को बैन किया गया, ना ही उनकी पार्टी के लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका गया, ना ही उनको पार्टी जो है उनको जलसों से अभी तक रोका गया, ना ही उनका जो इलेक्शन का सिंबल है जो उसको वापस लिया गया। तो जब ऐसी कोई उन पर पाबंदी लगाई नहीं गई तो इसके ऊपर कोई सवाल उठता ही नहीं है कि जी आप किसी एक पार्टी को रोक रहे हैं। हाँ, जैसे नवाज शरीफ साहब जो थे उनको सजा हुई थी, वो जेल के अंदर थे, उनकी पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, इसी तरह पीटीआई भी आए इलेक्शन में हिस्सा ले। लेकिन ये कह देना कि उनके चेयरमैन के सारे केसेस माफ करके उनको बाहर निकाले जाए फिर साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, तो ये जस्टिफाई नहीं करती ये बात। ठीक है डॉक्टर फारूक साहब, इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा कि जो निगरां वज़ीर आज़म हैं उन्होंने सिर्फ यानी एक जमात जो मखसूस जमात है पीटीआई, जिस तरह का मामला उनका सोशल मीडिया पे चलता रहता है, बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कहा कि वो अदालती फैसले के तहत बैरून मुल्क गए, वो वापस लौटेंगे तो कवानीन के मुताबिक निगरां हुकूमत उस पर अमल करेगी। कितना वाज़ेह पैगाम है कि निगरां हुकूमत तो भरपूर तौर पर तैयार है, उसका कोई फेवरेट नहीं है, वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड में जो किरदार अदा कर सकती है वो करेगी। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की तरफ से भी ये कहा गया और हुकूमत के तमाम ज़िम्मेदारान की तरफ से ये बात बार बार दोहराई जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई जो है, क्या वो इलेक्शन फील्ड में आना चाहती है या नहीं, इस पर डाउट्स हैं। ये डाउट नहीं है कि हुकूमत उसका रास्ता रोकना चाहती है या उसकी मुखालिफ पार्टीज। अब आप ये देखें, मौलाना फजलुर रहमान से बड़ा मुखालिफ कौन है? पीटीआई के लीडर का और इस जमात का। लेकिन अगर वो ये कहें कि मेरा लीडर जेल में हो और मेरा मुखालिफ जेल में हो और मैं उसके हाथ बंधे हुए हों और मैं उसके खिलाफ तकरीरें करूं और जलसे करूं, मुझे मज़ा नहीं आता। तो यही सिचुएशन दीगर सियासी जमातों की तरफ से है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो लीडर हैं, जो उसकी चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने ये कहा हम तो मुखालिफिन को भी सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। ये बात मौजूद है। असल में खराबी क्या होने जा रही है जिसको प्रिएम्प्ट करके ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चक्कर ये है, आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, जो उसके चेयरमैन हैं, जो इस वक्त नाअहल भी हैं और सजा याफ्ता होकर जेल पे हैं, उनका एक जहनी माइंड सेट है, उनका एक जहनी रवैया है। वो ताकत, इख्तियार और ख़ास तौर पर ऐसी ताकत या इख्तियार जो उनके हाथ से निकल कर किसी दूसरे तक पहुँचे, वो उसे कबूल कर इस अमल को कबूल करने के रवादार नहीं है। इसलिए ख़तरा इस बात का है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ पीटीआई के चेयरमैन की वजह से हो सकता है कि इंतखाबात का बाइकआउट कर दे। असल बात ये। ठीक है, मैं इस पर अनुशा साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा कि जो मुकदमात हैं, ना तो निगरां हुकूमत ने कायम किए मुकदमात, और दूसरा ये बताइएगा कि जो मुकदमात है उसका फैसला तो अदालतों ने करना है, इससे निगरां हुकूमत का क्या लेना देना? देखिए, ये मसला यही है, आप ये जिस सियासी जमात की बात हो रही है
उनका तो जो कहते हैं ना स्पेशलिटी यही है कि वो ट्रोलिंग करके और बात का बतंगड़ बनाकर और उसको उसमें से अपनी मर्जी की चीज निकाल कर वो एक प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं और उस प्रोपेगेंडा की बेस पे वो अगले को पुश बैक करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि जो सामने वाला मुखालिफ है वो दबकर उनकी मर्जी के फैसले करना शुरू कर दे। आपको एक मजे की बात बताऊं, ये अभी क्रिकेट की बात हो रही थी, आपसे कुछ देर कबल हमारे कुछ दोस्त जो पीटीआई के जिसे कहते हैं कि दोस्त पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं या उनके हमदर्द हैं, वो पीटीआई के सर्कल्स में ये बात हो रही है कि कल जो ज़का अशरफ साहब ने मुलाकात की है, जब वो मुलाकात हो रही थी तो टीम के मेंबरान जो है वो सर लटकाए बैठे थे और पता नहीं उन्होंने क्या उनको इंस्ट्रक्शन दिए जिसके बाद आज हार गए हैं, खेल रहे हैं। तो ये भी अब साजिश आपको नजर आएगी सोशल मीडिया पे होती हुई, जिसका ना कोई सर होगा ना पांव होगा, लेकिन वो कहते हैं कि झूठ इस तरीके से बोलेंगे वो सच लगने लग जाए। और ये तो मोटो है उस जमात का। ये जो बात डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने कही है, ये बात दुरुस्त है कि इनके संजीदा हलकों में ये बात हो रही है कि चूंकि ये इलेक्शन के अंदर जिस सिचुएशन में ये लोग एंटर होंगे और इनकी जमात में उतनी सख्त नहीं है। अभी नून लीग का हवाला दिया गया या नवाज शरीफ साहब का हवाला दिया गया है। देखिए नवाज शरीफ साहब जब अंदर थे, जब उनको सजा देने का वक्त आ रहा था, तब ये बातें की जा रही थी कि 54 MNA अलहदा हो जाएंगे, इतने लोग पार्टी छोड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से नून लीग ने न सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लिया बल्कि दूसरी बड़ी जमात के तौर पर वोट भी लिए। अब मामला क्या है? मामला यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जिस तरह पत्ते झड़ गए हैं, जितनी तेजी से पत्ते झड़े हैं और जो लोग छोड़कर जाते जा रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं, हर रोज दूसरे दिन जो है वो उनका एक ना एक रहनुमा जो है वो माफी मांगकर तो साइड पर हो जाता है। तो उस सूरत के अंदर उन्हें पता है कि उन्हें मालूम है कि उनका ना उनके पास कोई इंतजामी ढांचा प्रॉपर है, ना वो इलेक्शन को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कर सकेंगे, ना इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में वो प्रॉपर तरीके से हैं, क्योंकि वो वैसे ही पहले ही वो इधर उधर से इकट्ठे करके लोग जो है वो एक जमात तश्कील दी गई थी, फिर तीसरे एम्पायर को मिला के जो है वो धांधली करके और वो उसकी ब्याह पे वो जीत के आए थे। अब उनको लग रहा है कि नहीं होगा और ये जो बात संजीदा हलकों में इनके हो रही है कि इलेक्शन का बायकॉट किया जाए, सारा कुछ जो ये प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, उसका मकसद ये है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन को इतना मुतनाज़ बना दिया जाए कि कल को वो ये कहने की पोजीशन में हो कि जब कोई नई हुकूमत आए उसकी नाक में दम किए रखे, दें और फिर वही 2014 ऑनवर्ड जो कुछ हुआ वो दोबारा रिपीट हो सके। मैं आगा साहब इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। जो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का तासुर दिया जा रहा है, पीपल्स पार्टी ने भी इसके ऊपर बात कर ली, मौलाना साहब ने भी दबे लफ्जों में कुछ इज्तिमात के अंदर इस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके से पीटीआई ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर रही है। निगरान हुकूमत ने ऐसा क्या कर दिया है या इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे ये तासुर नहीं मिल रहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तो कोई प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड कहां से आ गई? देखिए जी, ईसीपी ने अपना एक शेड्यूल दे दिया, ठीक है, उस शेड्यूल के बाद वो डेट्स अनाउंस कर देंगे, वो जो उनका शेड्यूल है उसके मुताबिक वो चल रहे हैं, इसलिए वो आराम से बैठ अपने यानी कि किसी भी स्टेटमेंट से बाहर हैं। जो आपने बात की है कि बेसिकली बात यहाँ से शुरू हुई थी कि अपना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उसको मिस कोट किया गया। ये हैरत अंगेज तौर पे पिछले 2 महीने में ये चौथा वाकया है। इशू ये है, हम इशू कहीं और लेंगे, इशू ये है कि क्यों बार बार बड़ी स्टेट कैटेगोरिकल जो स्टेटमेंट आती है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर काकर साहब की तरफ, उसको मीडिया का एक खास हल्का मैनिपुलेट करके उसकी जो फैक्चुअलिटी है उसको कंप्रोमाइज करके एक नई किस्म की स्टेटमेंट छाप देता है, कहीं और ड्राइव करता है। जी बिल्कुल, ये बहुत सीरियस इशू है। ये इशू 2 चीजें मेरा जाती तौर पे महसूस करता हूं कि एक्सपोज करता है। एक बात यह है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो ये फैसला कर चुका है कि हमने किसी ना किसी तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट को क्लैंप करना है, कुछ ऐसी एक सर्कल बनाना है जिसमें हम ये साबित कर सकें कि ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बाइस्ड है। और ये वही मीडिया सर्कल्स हैं, ये वही मीडिया के ग्रुप्स हैं या अफराद हैं जो कि माजी में पीटीआई के लिए बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो उनके साथ खड़े रहे हैं, जिन्हें पैराशूटर कहा जाता है। जी, तो इस वक्त इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कोई भी बात कर लेना, बात उस अच्छा आप जो अखबार पूरा पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर एपीपी की स्टोरी तो वो बिल्कुल सही लिखी होगी, हेडलाइन पता नहीं कहां से निकाली जाती है, सही, इंट्रो पता नहीं कहां से निकाला जाता है,
सेकंड इंट्रो पता नहीं, सेकंड पैरा पता नहीं कहां से निकाला जाता है। ये मेरी समझ से एज ए जर्नलिस्ट बात नहीं है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस जो रवैया है, ये इस रवैये के ऊपर जो हमारी वो तमाम इंस्टीट्यूशन या अदारे जो कि पाकिस्तान में एक अच्छी सहाफत के जिम्मेदार हैं, उनको खुल के आना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए कि क्यों मीडिया का खास जंग जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को मिसकोट किया जाए। जी सजाद साहब, क्यों मीडिया का एक खास तबका जो है वो कोशिश करता है कि इस तरह से किया जाए, खासतौर पे निगरान हुकूमत के ऊपर जो पे दर पे हमले किए जा रहे हैं मीडिया की जानिब से, उसको आप किस तरह देखते हैं कि एक प्रॉपर प्लान्ड एक्टिविटी है? या सर, जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है या जो केयर टेकर सेटअप पाकिस्तान में आता है, वो बेचारे को हमेशा ही इस तरह के दुश्मन तराजी से गुजरना पड़ता है। ये वैसे एक हिस्ट्री भी है हमारी ना, और ये एक थैंकलेस जॉब होती है आम तौर पे। आप देखें कि वज़ीर दाखिला साहब ने बयान दिया था मियां नवाज शरीफ साहब के आने के हवाले से कि कानून हरकत में आएगा, तो उनको भी वजाहतें देनी पड़ी कि नहीं मैंने तो ऐसे कहा था तो वैसे कहा था। अब सियासी जमातें सारी सेंसिटिव हैं इस हवाले से ना कि होने क्या जा रहा है। अच्छा, अब ये जो पीटीआई वाले हैं वो तो मास्टर हैं इस बात के, स्पिनिंग के, हर चीज़ को डाइवर्ट करने के और अपने मानी बनाने के, वो भी करते हैं। बस केयर टेकर ओहदेदार जो हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए या वजीर दाखिला हो गए, इनको भी अपने अल्फाज के चुनाव में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है अपने, अच्छा, ताकि उनके अल्फाज के साथ कोई खेल ना सके, क्योंकि ओवर पोलिटिसाइज्ड इस वक्त माहौल है ओवरऑल ना। ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका। मुझे मैं जरूर कहूंगा, वक्त कम है, मुझे वाइंड अप भी करना है, डॉक्टर ताहिर मलिक साहब को इन्वॉल्व करना है। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा चैलेंज है, यानी इलेक्शंस भी आपने कराने हैं, जो इंतजाम इंसराम है उसको भी देखना है, और साथ साथ फिर ये जो इस तरह की स्टोरीज आती हैं जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, निगरान हुकूमत के लिए कितना चैलेंज? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सबसे बड़ा इनका टॉस ये है कि ये केयर टेकर सेटअप न्यूट्रल रहेगा और ये इसकी वाबस्तगी किसी जमात से नहीं होगी। और इस तासर को भी अच्छा किया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी किसी के साथ डील नहीं। अब चाहिए ये कि पंजाब में जो अफसरान के तबादले नहीं हुए, जो पिछले दौर से चले आ रहे हैं, इस परसेप्शन को भी चेंज किया जाए, और जो तरक्याती फंड का सिर्फ सिंध में पाबंदी लगाई गई, बाकी जगह इफ्तिताह हो रहा है, इसका भी किया जाए। और तीसरी बात यह कि लेवल प्लेइंग फील्ड इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर में हर सियासी जमात कहती रही है। पिछली दफ़ा ये नून लीग कह रही थी कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, इस दफा ये तो माजी के जितने भी इंतखाबात से हमने तजर्बात हासिल किए, ये 2023 है, वो तमाम नकाइस दूर होने चाहिए और ये तासर नहीं होना चाहिए। ये तासर मौजूद है और इसको दूर करना है, इस हुकूमत खत्म करने का पॉइंट आ गया। हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है तमाम पैनल, बड़े जबरदस्त तरीके से आज के दोनों मौजूआत को आपने समेटा है। जनाब, प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।